चलिए बच्चा लोगों को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ओवेरी के बारे में, मानव अंडाशय। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ह्यूमन ओवेरी, जो मनुष्य में पाया जाता है। और मनुष्य के कौन से किसमें पाया जाएगा, स्त्री में ये अंडाशय उपस्थित होता है। ये क्या है, टीएस ओवेरी है। टीएस का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये ट्रांसफर सेक्शन है। ओवेरी का कौन सा काट है, ट्रांसफर सेक्शन है, ये अनुप्रस्थ काट इसको बोलते हैं हम लोग। तो एक चीज यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो अंडाशय होता है, ओवेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबा, अंडाशय। तो अंडाशय की संख्या जो होती है ना, अंडाशय की संख्या जो है मनुष्य में कितनी होती है, एक जोड़ा होती है। समझ में आ रहा है ना, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ा होती है। अगर इसकी बात करेंगे लंबाई, तो इसकी लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई की बात हम लोग करते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर। और अगर थिकनेस की बात हम लोग करते हैं तो ये कितना होता है, 1 सेंटीमीटर के करीब में होता है। यानी कि 3, 1.5 और 1। समझ में आ रहा है ना, समझते रहिएगा, बीच में खड़ा करके किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए बोर्ड पे ध्यान देते रहना। लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर के करीब में होती है। बात करते हैं इसकी आकृति। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है बउआ अंडाकार। अंडाकार इसकी आकृति होती है, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, अंडाकार होती है। और ये जो होता है ना, यूट्रस के दोनों तरफ पाया जाता है। यूट्रस के दोनों तरफ का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये जो है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल का, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा ना इसे। ये तो ये फीमेल का इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो ये वाला जो दो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बाबू, ये वाला ऐसे एक इधर में है और एक किस साइड में है, इस साइड में है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस। तो यूट्रस के दोनों तरफ में एक एक अंडाशय जो होता है ना, लगा होता है। एक अंडाशय इधर होता है तो दूसरा अंडाशय किधर होता है, इस तरफ में, मतलब कि एक लेफ्ट में होता है, समझ में आ रहा है ना। तो एक किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है। यानी कि ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में है और ये वाला पोर्शन क्या है, राइट साइड में होती है। समझ में आ रहा है ना। ये दोनों अंडाशय जो होते हैं ना, किसकी सहायता से गर्भाशय में लगे होते हैं, तो उसका नाम है लिगामेंट। ये किससे जुड़े होते हैं, तो लिगामेंट से ही जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा है ना, लिगामेंट की सहायता से ये यूट्रस से जुड़े होते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। स्त्री के शरीर में अंडाशय जो होता है ना, इस अंडाशय को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं। क्यों इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि इसके दो काम होते हैं। सबसे पहला इसका काम क्या होता है बाबू, अंडाणु बनाना। समझ में आ रहा है ना, इसका काम क्या होता है, अंडाणु बनाना। और दूसरा जो इसका काम क्या होता है, इस्ट्रोजन और क्या बनाना, प्रोजेस्टेरॉन बनाना। ये इसका दो काम होता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन हम लोग बोलते हैं इसको। ये समझ में आ रहा है ना। अब समझिए कि इसके अंदर में, यानी कि ये जो अंडाशय हो गया, तो इस अंडाशय के अंदर में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, आ रहा समझ में। तो देखिए ये अंडाशय हो गया, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। ये जो बताए थे ना दो गो, तो इसी को क्या किए हैं, बड़ा किए हैं। एक को हम लोग क्या कर दिए हैं, बड़ा कर दिए, और बड़ा करके ऐसे दिखाए। और इसको हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसफर सेक्शन में काट दिए हैं। ट्रांसफर सेक्शन काटे हैं तब जाके इसके अंदर के मटेरियल को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट जो है क्या क्या काम करता है, आ रहा समझ में। तो एक एक करके समझिएगा। अंडाशय जो होता है दो स्तरों से ढका होता है। सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है ना बाबू, सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है, इसको हम लोग ये किस चीज से बना होता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। यानी कि अंडाशय का सबसे बाहर वाला जो पोर्शन होता है, बाहर वाला जो स्तर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। याद रखिएगा, ये पहला नंबर। अंडाशय का सबसे बाहर वाला परत क्या हो गया, क्या कहलाया, जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना।
जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे जो है दूसरा स्तर होता है, इसलिए इसको क्या लिख दिया है, दूसरा नंबर लिख दिया है। तो जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परत होती है। ये समझ में आ रहा है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परत होती है। तो होता क्या चीज है कि ये जो अंडाशय जो होता है 2 परत से घिरा होता है, तो इसके अंदर वाले पोर्शन को हम लोग 2 पार्ट से बांट देते हैं, ठीक है ना। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना बुआ, यहाँ वाला, ये जो ऐसा करके बनाए है ना बीच वाला पोर्शन, इस बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला रीजन बोलते हैं। बीच अंडाशय का जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला रीजन। और इसके साइड वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन हो गया, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन। तो यहाँ से यहाँ ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अंडाशय का कॉर्टेक्स रीजन हो गया। और बीच वाला जो पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, मेडुला। तो तीसरा नंबर समझ में आ गया ना, मेडुला क्या है और कॉर्टेक्स क्या है, ये समझ में आ गया। 3-4 समझ में आ गया ना। बीच वाला पोर्शन मेडुला और बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया, कॉर्टेक्स। अब होता क्या चीज है कि इस अंडाशय के अंदर में फ्लूइड पाया जाता है, थिक फ्लूइड होता है, गाढ़ा जो है तरल पदार्थ होता है। इस गाढ़े तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा को ही 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला क्या हो जाएगा, मेडुला। यानी कि ये स्ट्रोमा जो है कॉर्टेक्स में भी पाया जाता है और ये स्ट्रोमा जो है मेडुला में भी पाया जाता है। तो ये क्या है, थिक फ्लूइड होता है। ये समझ में आ रहा है ना। पूछेगा कि विच टाइप ऑफ फ्लूइड, विच टाइप ऑफ विस्कस फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी, तो क्या लिखना है, स्ट्रोमा। अरे समझ में ना, ये समझ में आ गया। स्ट्रोमा जो है तरल पदार्थ जो है अंडाशय के अंदर में उपस्थित होता है। तो बीच वाला पोर्शन मेडुला और बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया, कॉर्टेक्स। अब समझिए, इस मेडुला के अंदर में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो 2 आर्म जैसा दिख रहा है ना, ये इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं इसको हम लोग, ओवेरियन लिगामेंट, जिसकी सहायता से ये किससे जुड़ा हुआ होता है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। यानी कि ओवेरियन लिगामेंट की सहायता से ये अंडाशय जो होता है किससे जुड़ा हुआ होता है, गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये समझ में आ गया। अब इस लिगामेंट के ठीक अंदर में जाइएगा तो ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। अरे समझ में, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हाइलम। तो ओवेरियन लिगामेंट जब अंदर की ओर चला जाता है तो इस पोर्शन को, जहां से अंडाशय की शुरुआत हो जाती है, उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, हाइलम। और इसी हाइलम से होते हुए बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, आर्टरी होता है या वेन हो सकता है या कैपिलरीज हो सकता है या नर्व्स हो सकते हैं, तंत्रिकाएं, ये सारी तंत्रिकाएं जो है अंडाशय के अंदर में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि अंडाशय के अंदर में भी ब्लड सप्लाई होगा तभी तो इसको ऑक्सीजन वगैरह मिल सकता है या न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस मिलेगा। तो इसके अंदर में ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये हाइलम से होते हुए अंदर में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और किस पोर्शन में पहुंच जाते हैं, मेडुलरी पोर्शन में पहुंच जाते हैं। अरे समझ में, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंतर्गत क्या आ गया, आर्टरी हो गया, वेन हो गया, कैपिलरीज हो गया, समझ में आया ना, नट्स हो गया, ये सारी चीजें जो है मेडुलरी रीजन में चली जाती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझिए, आगे समझिए, इस अंडाशय के अंदर में क्या होते हैं ना, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। एक दोनों अंडाशय में करीब 3 से 4 लाख फॉलिकल लिखवाए हैं ना। कितना लिखवाए हैं, 3 से 4.5 फॉलिकल, 4.5 लाख लिखवाए हैं जी, 4 लाख। देखिए समझिए, ध्यान दीजिए, इधर देखिए सब लोग। अंडाशय यानी कि दोनों अंडाशय में करीब जो है 4 से 4.5 लाख फॉलिकल जो है उपस्थित होते हैं। इस फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ध्यान दो इधर सब लोग, देखो इस मेडुलरी रीजन में फॉलिकल जो होते हैं करीब दोनों अंडाशय में मिलाकर कितने होते हैं, 4 लाख से 4.5 लाख तक क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल। इसको कौन सा फॉलिकल बोलते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। इधर मिटाते हैं थोड़ा सा तो समझाएंगे, समझ में आ रहा है ना। मिटा दे इधर। चलिए सब लोग देखिए, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस अंडाशय के अंदर में यहाँ दिख रहा है ना सबको, इस अंडाशय के अंदर में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये शुरू से ही उपस्थित होते हैं स्त्री के अंडाशय में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री, और बड़ा लिखे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। इसकी संख्या करीब कितनी होती है, 4 से 4.5 लाख तक
सिर्फ 4 लाख। ठीक है, अप्रोक्स ले लेंगे। 4 से 4.5 लाख जो है ये अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है, लेकिन दोनों अंडाशय में, एक अंडाशय की बात नहीं करेंगे, दोनों अंडाशय में उपस्थित होते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब ये जो फॉलिकल है, इसमें से कोई एक फॉलिकल जो है बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर मेडुला रीजन से निकलकर थोड़ा ऊपर चली जाती है। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये एक फॉलिकल निकलकर क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो इसमें से कोई एक फॉलिकल निकलकर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस बड़ा वाला फॉलिकल अब क्या कहलाएगा, oocyte। इसको क्या बोलेंगे बउआ, oocyte बोलेंगे। अरे समझ में, यानी कि ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद अलग हो जाता है, अलग होकर कॉर्टेक्स रीजन में चलाता है। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, oocyte। तो ये oocyte समझ में आ गया ना। यस। अब इस oocyte के चारों तरफ में सर्कुलर कोशिकाएं जो होती हैं इसको घेर लेती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये oocyte है, तो इस oocyte के चारों तरफ में क्या होती हैं, सर्कुलर सेल्स आ जाते हैं। इस सर्कुलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो जब ये oocyte ग्रेनुलोसा सेल से घिर जाती है, तो अब ये फॉलिकल जो है कौन सा फॉलिकल कहलाता है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको। जब ये oocyte ग्रेनुलोसा कोशिका से घिर जाती है, तो अब ये ग्रेनुलोसा कोशिका से घिरने के बाद क्या कहलाती है, प्राइमरी oocyte। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। ये समझ में आ गया ना। ये oocyte था, ये oocyte जो है ग्रेनुलोसा कोशिका से घिर गया ना बउआ। तो अब ये क्या कहलाया, प्राइमरी फॉलिकल कहलाया, प्राथमिक पुटक इसको बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब प्राथमिक पुटक जो है, अब फिर क्या होगा, और डेवलपमेंट, यानी कि ये जो फॉलिकल था ना, धीरे धीरे क्या होते रहता है, डेवलप होते रहता है। क्योंकि यहाँ पे देखो डेवलपमेंट का स्टेज बता रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ये कम डेवलप था, ये थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ, इसके बाद ये थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ। आ रहा समझ में। अब इस प्राइमरी फॉलिकल्स में जो सेल्स थे, अब ये सेल्स डिवाइड होते हैं और oocyte को 2 स्तरों से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अरे समझ में ना। एक स्तर ये वाला सेल का हो जाता है, ये सर्कुलर होता है, और ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना सेल का, ये थोड़ा क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। अरे समझ में। तो ये oocyte जो है ना, oocyte, जैसे ये oocyte हो गया, तो एक तो यहाँ पे सेल हो गया, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जो है इसको घेर कर एक और सेल जो है इसको घेर लेते हैं। तो ये जो है 2 स्तर से घिर जाते हैं। जब ये 2 स्तर से घिर जाते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। सेकेंडरी फॉलिकल्स कब बन गया, ये प्राइमरी फॉलिकल्स में सेल डिवाइड हुए और सेल डिवाइड होकर oocyte को 2 स्तर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। जब ये 2 स्तर से घिर जाता है, तो अब ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है, द्वितीयक पुटक इसको बोलते हैं। यहाँ समझ में आ रहा है सबको। तो ये द्वितीयक पुटक भी तुमको समझ में आ गया ना सब। अब समझिए, अब जो है डेवलपमेंट जारी रहता है। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है ना, कि सेकेंडरी फॉलिकल्स में जैसे मान लीजिए कि ये आपका oocyte है, तो oocyte के चारों तरफ में सेल्स तो होते ही हैं, लेकिन अब इसके चारों तरफ में क्या होता है ना, कि एक जगह बन जाती है ऐसे। ऐसे ये थोड़ा सा इससे क्या हो गया, ज्यादा डेवलप हो गया। तो इसके बीच में एक खाली जगह बन जाती है, जिसके अंदर में फ्लूइड भरा होता है। इस खाली जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंट्रम के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में जैसे ही एंट्रम की शुरुआत हो जाती है ना, एंट्रम की शुरुआत हो जाती है, ये समझ में आ रहा है ना। जैसे ही एंट्रम यानी कि खाली जगह, फ्लूइड इसमें भर गया इस खाली जगह में, तो अब ये फॉलिकल जो होता है ना बउआ, इस फॉलिकल को हम लोग कौन सा फॉलिकल बोलते हैं, टर्शियरी फॉलिकल इसको बोलते हैं। टर्शियरी फॉलिकल, ये समझ में आ गया। टर्शियरी फॉलिकल कब बना, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल में एक खाली जगह का निर्माण हो जाता है, एंट्रम एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, इस कैविटी के अंदर में फ्लूइड पाया जाता है, समझ में आया ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। तो एंट्रम की उपस्थिति ही टर्शियरी फॉलिकल को बताती है कि अब ये किस फॉर्म में आ गया, टर्शियरी फॉलिकल के फॉर्म में आ गया। तो ये टर्शियरी फॉलिकल समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। अब टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं इसको 2 पार्ट्स में घेर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे oocyte था, इसके चारों तरफ में सेल्स हैं, और इस oocyte के चारों तरफ में एक बाउंड्री बन जाती है, और इसके अंदर में फिर कैविटी ऐसे बन जाती है। समझ में आ रहा है ना, ये वाला ऐसे। अब फिर इसको सेल्स जो है क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं ऐसे।
ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक बाहर में सेल हो जाता है और एक अंदर में सेल हो जाता है। बाहर वाला सेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। वैसा सेल्स जो बाहर में उपस्थित होता है उसको क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना बोलेंगे। एक जो है अंदर में उपस्थित होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका, इसको थीका बोलेंगे। इसको थीका क्या बोलेंगे, इंटरना बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, थीका इंटरना। इसके बाद इसमें एंट्रम का फॉर्मेशन जारी रहता है, इसमें एंट्रम का फॉर्मेशन जारी रहता है। अब इस एंट्रम के फॉर्मेशन जब जारी रहता है तो ये जो ऊ साइड था इसके चारों तरफ में एक बाउंड्री बन जाती है। इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलू सीडा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसीडा। और इस जोना पेलुसीडा के चारों तरफ में भी एक अरीय रूप में सेल्स पाए जाते हैं। इस अरीय रूप में जो सेल्स पाए जाते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना, कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। तो इस तरह से जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है, थीका एक्सटर्ना बन जाता है, थीका इंटरना बन जाता है, जोना पेलुसीडा का कवर हो जाता है इसके चारों तरफ में, फिर इसके बाहर में कॉलुमनर सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह से अब ये फॉलिकल जो होता है ना, अब ये फॉलिकल क्या कहलाता है बाबू, ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग क्या कहेंगे, मैच्योर फॉलिकल बोलेंगे इसको। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो अब ये क्या कहलाया, ग्राफियन फॉलिकल, या इसको क्या करने बोलेंगे हम लोग, मैच्योर फॉलिकल। जो यहाँ पे दिखाए हैं ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या बना आपका, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल कब बनेगा, जब थीका एक्सटर्ना हो जाएगा, थीका इंटरना हो जाएगा, जोना पेलुसीडा हो जाएगा, कोरोना रेडियाटा जब हो जाएंगे ना, तो इस तरह से अब ये oocyte जो है, अब ये क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा, मैच्योर फॉलिकल। ये समझ में आ रहा है ना। देखिए, तो ये वाला पोर्शन समझ में आ गया था ना, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होता है कि मासिक चक्र के 14वें दिन, समझ में आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ तक नजर आ रहा है ना पूरा सबको। तो ये मान लीजिए कि 1 से 28 डेज का एक रिपीटेड साइकिल होता है, जिसमें 14वें दिन या 15वें दिन, समझ में आ रहा है ना, 14वें, 15वें या 16वें दिन, ऐसे 14वें दिन को माना जाता है, 14वें डेज। तो 14वें दिन जो होता है ना, ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ना, फट जाता है। जो मैच्योर फॉलिकल था ना, वो क्या हो जाता है, फट जाता है। अब फटने के बाद एक जो है oocyte, ये क्या है, ओवम है, समझ में आ रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ओवम भी बोलते हैं। अरे समझ में, इसको क्या बोलेंगे, ओवम। एक ओवम जो है यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अरे समझ में, ये समझ में आ गया ना। इस ओवम के साथ साथ क्या क्या लगा होता है, जोना पेलुसीडा लगा होता है, और क्या लगा होता है होगा, कोरोना रेडियाटा। समझ में आया ना, जोना पेलुसीडा और कोरोना रेडियाटा जो है लगे होते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब क्या होता है कि जब मासिक चक्र के 14वें दिन जो है ओवा रिलीज हो जाता है, तब इस ग्राफियन फॉलिकल का जो शेष भाग होता है ना, जो बचा हुआ भाग होता है, वो पीले रंग के एक पिंड के रूप में निर्मित हो जाता है। इस पीले रंग का पिंड जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है कि ये हार्मोन सीक्रेट करती है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। इस प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही गर्भाशय का, यहाँ जो बताए थे ना ऐसे करके, बताए थे ना बुआ, ये वाला ऐसे इधर दिख रहा है ना सबको। यस सर। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो गर्भाशय का अंतः स्तर जो होता है ना, एंडोमेट्रियम है। ये एंडोमेट्रियम जो है किसके कारण से बना हुआ रहता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण जो है ये बना हुआ रहता है। ये समझ में आ रहा है ना। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किससे निकलता है, तो उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम के कारण निकलता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये 15वें से लेकर और 28वें दिन तक ये बना हुआ रहता है। आया समझ में, ताकि ये प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जो है करते रहे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यस सर। कट रहा है, ठीक तो है। तो देखिए, तो ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो है नहीं टूट पाता है, समझ में आ रहा है ना। और ये अपना थिकनेस जो है जारी रहता है, ताकि अगर अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो जाएगा तो इस निषेचित अंडाणु को ये क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके, अपने अंदर में आरोपित कर सके। इसके लिए अपना थिकनेस जो है बनाए रखता है, समझ में आ रहा है ना। अब
मान लीजिए कि अगर शुक्राणु जो है अंडाणु से मैच नहीं करता है, यानी कि जो ओभा निकला था ना बउआ, ये वाला पोर्शन, ये वाला निकला था ना, Yes, sir. अगर ये स्पर्म के साथ मैच नहीं करता है, फ्यूज नहीं हो पाता है, तब क्या होता है ना कि ये गर्भाशय में नहीं धंस पाता है। तो फिर अगले महीने में, अगले तारीख से क्या होगा ना कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, निषेचन न होने पर ये कॉर्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना? अगर निषेचन हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, 9 महीने तक ये बना ही हुआ रहता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम किसमें बदल जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ये समझ में आ रहा है ना? तो जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलता है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जो है क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का स्राव बंद हो जाता है तो गर्भाशय का, यानी कि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है ना, वो टूट टूट कर क्या होता है? बाहर आने लगता है। और 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक ये लगातार जो है बाहर आते रहता है। ये वेस्ट हो जाता है एक तरह से, अब इसका कोई काम नहीं है। तो ये वेस्ट मटेरियल के रूप में शरीर से विथ ब्लड के साथ जो है ये बाहर आने लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रक्रिया खत्म हो गई। फिर 6ठा दिन के बाद से, समझ में आ रहा है ना, फिर ये प्रक्रिया जो है क्या हो जाएगा? जारी हो जाएगा। यानी कि अगले महीने से फिर ये अंडाशय की प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। लेकिन इसमें केस क्या होता है ना बउआ, कि अगर एक बार में ये वाला अंडाशय काम करना शुरू किया था इस महीने में, तो अगला महीने में ये वाला काम नहीं करेगा। अगला महीना में कौन वाला काम करेगा? ये वाला काम करता है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर में ये काम किया तो नवंबर में कौन काम करेगा? ये। नवंबर में ये काम किया तो दिसंबर में ये, और दिसंबर में ये तो जनवरी में ये। तो एक महिला जो है एक महीने में केवल एक ही अंडाणु बनाती है। इसीलिए हम लोग में ज्यादातर तो एक ही बच्चा जन्म लेता है जी। अब किसी किसी केस में क्या होता है ना कि दोनों अंडाशय काम करना शुरू कर देता है। ऐसा प्रोसेस जो है दोनों अंडाशय करना शुरू कर देता है, तो दोनों से अंडाणु निकल जाता है। और उसी समय अगर शुक्राणु पहुंच गया दोनों तरफ तो 2 बच्चे का जन्म हो जाता है। और अगर मान लो कि ये अंडाशय एक बार में और ज्यादा फंक्शनल रूप से काम करने लगा और 2 गो अंडाणु निकल गया, इधर से 2 गो, इधर से 2 गो, तो 4 गो अंडाणु निकलेगा। तो एक बार में कितने बच्चे जन्म लेंगे? 4 गो। यहाँ पे शुक्राणु की कमी नहीं रहती है। पुरुष जो है एक बार में जो है ना मिलियंस ऑफ शुक्राणु निकालता है। कमी किसकी रहती है? अंडाणु की कमी रहती है। नहीं समझ रहा है? अंडाणु का ही कमी रहता है, शुक्राणु का दिक्कत नहीं रहता है। शुक्राणु तो बहुत सा जाता है, तुम अंडाणु का बस फॉर्मेशन जारी रखो। तो ये अभी तक जो है करीब करीब मेरे अनुसार से 6 बच्चे का जन्म हो चुका है। एक बार पेपर में क्या आया था कि एक महिला ने लगाई क्या? 6। एक महिला ने लगाई 6, समझ आया ना? तो मतलब कि एक महिला ने एक बार में कितने बच्चों को जन्म दी? 6 बच्चों को जन्म दी। तो वो और बढ़िया ना है जी, एक ही बार में 6 बच्चे जन्म ले लिए। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है ना, ये सारा का सारा सिस्टम जो है ना बउआ, सब अंडाणु पर ही डिपेंड करता है। या कह सकते हैं कि अंडाशय पर। तो अंडाशय क्या हो गया? फैक्ट्री। अंडाणु क्या हो गया? प्रोडक्ट। आया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो इसमें कुछ पूछना है, किसी को कोई दिक्कत है? तो अंडाशय, तो इसलिए फीमेल में हर महीने जो है ना चेंजिंग होते रहता है। हार्मोनल चेंजिंग सबसे ज्यादा चेंजिंग किसमें होता है? तो फीमेल में ही चेंजिंग होता है, हार्मोनल चेंजिंग। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से पूछना? आया समझ में ना? तो रहने दे।